Hello students, class 8th. Again I am telling you the third chapter, Minerals and Power Resources. कृति जो थी was visiting सुकांत in his native place near धनबाद. उसने विजिट किया, कृति ने सुकांत इन his नेटिव प्लेस, सुकांत को नेटिव प्लेस में धनबाद में. कृति was amazed to see that large area were black. कृति ये देख के काफ़ी हैरान थी, अमेज थी कि वहाँ सभी जो चीज़ें थी बड़ी बड़ी वो काली थी. तो सुकांत से पूछती है, सुकांत वहीं का रहने वाला है, धनबाद. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय. यहाँ सभी चीज़ें काली इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कोल माइंस है नज़दीक में. क्योंकि उसने सुकांत से पूछा कि प्लेस इतना काला क्यों है और इतना डस्टी क्यों है, इतनी धूल क्यों है यहाँ. डू यू सी द ट्रक्स, क्या आप ये ट्रक्स देख रहे हैं? दे आर कैरिंग द मिनरल्स कोल, इनमें यह कोल ले जा रहे हैं, मिनरल्स कोल. सुकांत ने कहा. व्हाट आर मिनरल्स, अब हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि मिनरल्स क्या हैं. आज कृति ने कहा. सुकांत ने रिप्लाई क्या है, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स, क्या आपने कभी बिस्कुट बनाते हुए देखा है बेकरी वाले को. द फ्लोर, आटा, मिल्क, शुगर एंड समटाइम एग आर मिक्सड, और कभी कभी एग भी मिक्स किए जाते हैं. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट, जब हम बेक्ड बिस्किट खाते हैं. कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, क्या तुम्हें ये इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली दिखते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं बिस्किट्स में. जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग, जैसे कि बिस्किट में हमने देखा देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, कई चीज़ें होती हैं जो हम देख नहीं सकते. कैन नॉट सी रॉक्स ऑन द अर्थ, जो रॉक्स हैं हमारी अर्थ में. हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स, और उन रॉक्स में कई सारी मिनरल्स होती हैं जो उनमें मिक्स होती हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड, ये मिनरल स्कैटर्ड अलग अलग की जा सकती हैं. थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट, बिखरी हुई रहती हैं वो अर्थ के रॉकी क्रस्ट में, पथरीली जो सतह है उसके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं. नेचुरली अगर हम देखें, ओकरिंग सब्सटेंसेस जो हैं दैट आर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, वही मिनरल्स है. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं किसी भी स्पेस में, जगह में. दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया, ये नहीं कि हर जगह पर जहां हम खोदेंगे वहां में मिनरल्स दिखाई देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है. पर्टिकुलरली एरिया और रॉक्स फॉर्मेशन वहाँ पर बनती हैं, हमने देखा. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया, कुछ मिनरल्स ऐसे एरिया में पाए जाते हैं विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल, यानी जहाँ ह्यूमन बींग्स आसानी से नहीं पहुँच पाता है, ऐसी जगहों पर भी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं. सच एज आर्कटिक ओशन, जैसे कि आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिका, ये दो रीजन्स ऐसे हैं जहाँ मिनरल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो ह्यूमन है आसानी से इन जगहों पर नहीं पहुँच पाता. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स, मिनरल्स की बात करें आर फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, अंडर वेरिंग कंडीशंस में. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, वो एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस. इट मीन्स दे आर क्रिएटेड, एक प्राकृतिक क्रिया यानी एक नेचर की प्रोसेस के द्वारा स्वतः बनते हैं, और इनको बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं बिना किसी एक मानवीय इंटरफियरेंस के. जो मिनरल्स बनने की प्रोसीजर है वो चलती है. दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कलर आता है, डेंसिटी है उनकी, उनका घनत्व, उनकी हार्डनेस, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है सच एज सॉल्युबिलिटी, जैसे उनके घुलने की जो प्रक्रिया है. तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है मिनरल्स में. टाइप्स ऑफ मिनरल्स अगर हम देखें, इफ वी सी द टाइप ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं. देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल,
3000 प्रकार के जो मिनरल्स डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के आधार पर मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। बेसिकली हम 2 ग्रुप्स में मिनरल्स को क्लासिफाइड करेंगे। वन इज मेटेलिक, मेटेलिक में 2 होते हैं, फेरस और नॉन फेरस, और एक होते हैं नॉन मेटेलिक। फेरस में जिसमें आयरन कंटेंट होता है और नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें जो मेटल्स हैं रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस हैं। दैट कंडक्ट हीट, मेटल्स क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स बनाने के काम आते हैं। एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन, इनमें डक्टिलिटी होती है, पीटने पर ये फैलाव होता है और ये चमकते हैं। आयरन ओर की अगर हम बात करें, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर आर सम एग्जाम्पल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस, जो मेटेलिक मिनरल्स है वो फेरस भी हो सकता है और नॉन फेरस भी हो सकता है। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। जो फेरस मिनरल हैं जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, इनमें आयरन रहता है। ये नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं पाया जाता है। जैसे सम अदर मिनरल्स, जैसे गोल्ड है, आपने देखा होगा वैल्यूएबल मिनरल्स है, सिल्वर है, कॉपर है और यहाँ लेड है, इनमें आयरन कंटेंट्स नहीं रहते हैं, इसलिए इनको नॉन फेरस बोलते हैं। और फेरस मैंने आपको बता दिया, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, निकिल है जिसकी कीलें बनती है, वो भी क्या है, फेरस मिनरल्स में आयरन रहता है। आयरन, मैग्नीज और क्रोमाइट में आयरन रहता है। नॉन मेटेलिक वो हैं मिनरल्स डज नॉट कंटेन मेटल, जिसमें मेटल्स का अंश नहीं होता है, वो नॉन मेटेलिक कहलाते हैं। जैसे लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है जो हम घरों में चूना इस्तेमाल करते हैं, माइका है और जिप्सम है, ये नॉन मेटेलिक हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स में आयरन कंटेंट नहीं रहता है। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटेलिक हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, माइनिंग के द्वारा या ड्रिलिंग करने के, जैसे ड्रिलिंग करते हैं, और क्वेरिंग के द्वारा। इन 3 प्रोसीजर से हम मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। जो मेथड है मिनरल्स को लेने की वो है माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जैसे माइनिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, क्वेरिंग कर रहे हैं। और माइनिंग जो है, माइनिंग भी 2 तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। अब यहाँ देखेंगे हम द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, जो प्रोसेस होती है मिनरल्स की रॉक्स के ऑब्टेन करने की, बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर बरीड किया जाता है, इसको माइनिंग बोलते हैं। मतलब जमीन के अंदर से माइनिंग के द्वारा या ड्रिलिंग के द्वारा या क्वेरिंग के द्वारा मिनरल्स को लेने की जो प्रक्रिया है, दैट्स कॉल्ड माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट स्वेलो, कभी कभी उथले हुए में, कभी गहराई में भी होते हैं, आर टेकन बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। ये हमें कब मिलेंगे, जब हम ऊपर की सरफेस लेयर को रिमूव कर देंगे। दैट इज नोन एज, इसी को ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में हम ऊपर की सतह को डिग करके आसानी से मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। जो डीप बोर यानी गहराई में होते हैं, कॉल साफ्ट्स, इनको साफ्ट बोलते हैं। एब मेड टू रीच मिनरल डिपोजिट दैट लाई एट ग्रेटर डीप, वहाँ पर पहुँचने के लिए, डिपोजिट में उस भंडार तक पहुँचने के लिए, दैट लाई जो ग्रेटर डीप, बहुत ज़्यादा गहराई में है, उन ज़्यादा गहराई में जो मिनरल्स हैं उनको निकालने, उस तक पहुँचने के लिए हमको सॉफ्ट माइनिंग का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए गहराई से जो मिनरल्स निकाले जाएंगे सॉफ्ट माइनिंग के द्वारा, और जो ज़्यादा गहराई में नहीं है, जिनकी ऊपरी सतह, जो ऊपर सरफेस को हम डिग करके निकाल सकते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहलाएगा। रीच मिनरल डिपोजिट डेट लाई एट ग्रेट, जो बहुत गहराई में होते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपने देखा होगा, अकर फार बिलो, वो बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं अर्थ की सरफेस में। डीप वेल्स आर बोर, उसके लिए हमें बहुत गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं, टू टेक दैम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग किसे बोलते हैं, हमारी अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जो पेट्रोल डीजल अवेलेबल है, उसको वहाँ से ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है। मिनरल्स दैट लाई इन द सरफेस, और जो मिनरल्स अर्थ की सरफेस में पाए जाते हैं, आर सिंपली डग, और सिंपली खोदने से ही वो निकल जाते हैं।
बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, इसी को क्वेरिंग बोलते हैं। तो दीज वर द थ्री मेथड्स विच वी स्टडीड अबाउट द मिनरल्स, हाउ वी कैन ऑब्टेन द मिनरल्स इजिली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अगर हम देखें, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स यानी अलग अलग चट्टानों में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, वाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस, जो मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे निकिल है, आयरन है, मेटेलिक जिसमें मैग्नीज है जिसमें मेटल्स होते हैं, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। फ्रॉम दैट फॉर्म लार्जर प्लेट्यूज बनाते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थन स्वीडन, अगर हम देखें जो आयरन ओर है नॉर्थन स्वीडन में, कॉपर एंड निकिल डिपोजिट ओंटेरियो में पाए जाते हैं, कॉपर और निकिल। कनाडा में आयरन, ओंटेरियो कनाडा, आयरन निकिल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका, और जो प्लेटिनम है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो फॉर्मेशन होता है उसका, प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन जो है, कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल, उसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं लाइक लाइमस्टोन, जैसे कि चूना पत्थर। जो चूना पत्थर है डिपोजिट ऑफ कस के कस, रीजन्स ऑफ फ्रांस में पाए जाते हैं। मैग्नीज डिपोजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फिक बेड्स ऑफ अल्जीरिया है, आर सम एग्जाम्पल्स है। मिनरल्स फ्यूल जो हैं सच एज कोल, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। अगर हम एशिया देखें, एशिया की बात करें, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा मिनरल्स का कि किस तरह की चट्टानों में कौन से मिनरल्स और कौन से एरियाज में अवेलेबल हैं। चाइना एंड इंडिया की अगर हम बात करें, लार्ज आयरन ओर के डिपॉजिट यहाँ पर अवेलेबल हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन, पूरी दुनिया का आधा जो टिन है वो ये कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है, एशिया। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया जो है आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, वो सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूसर कंट्री है वर्ल्ड में। चाइना ऑल्सो लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, जो चाइना है प्रोडक्शन ऑफ लेड, यहाँ पर भी लेड का प्रोडक्शन होता है, एंटीमनी का और टंगस्टन का। जो बिजली के बल्ब थे पहले के, आजकल के एलईडी वाले नहीं, उनमें टंगस्टन का यूज होता था। एशिया ऑल्सो हैड डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, एशिया में जो डिपॉजिट हैं और मैग्नीज के जैसे मैग्नीज हैं, बॉक्साइट है, निकिल है, जिंक है एंड कॉपर के है। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, जो यूरोप है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का संसार में। द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। यूरोप एक लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है आयरन ओर का संसार में। द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है आयरन ओर के यूरोप में। मिनरल डिपॉजिट की अगर हम बात करें, जो मिनरल्स के डिपॉजिट हैं जैसे कॉपर हैं, भंडार जिसके हैं, कॉपर है, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकिल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप में निकाले जाते हैं वाली मिनरल्स। यूरोपियन एशिया, रशिया के। नॉर्थन अमेरिका को अगर हम देखें, वहाँ भी मिनरल्स ऑब्टेन है। द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन, 3 जोनों में लोकलाइज हैं। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर लेक्स, द अपलेशियन रीजन है वहाँ पे, एंड द माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट में। आयरन ओर वहाँ निकाला जाता है, निकिल है, गोल्ड है, यूरेनियम है, कॉपर है, आर माइंड इन कैनेडियन सील्ड रीजन, कोल इन द अपलेशियन रीजन। वेस्टर्न कॉर्डिलरीज हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के वहाँ पे वास्ट डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। अगर हम इस मैप में देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सॉयल दिखाया है एंड कोल का, तो हम देखें कि नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका और एशिया में हमें
ये डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं। कोल के डिपॉजिट कहाँ कहाँ हैं हमें सिंबल के द्वारा पता चल जाएगा। एंड मिनरल्स ऑयल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पर हमें मिनरल्स ऑयल देखने को मिल रहा है, और इधर भी, और यूरोप में भी कुछ जगह पर। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड। ब्राज़ील में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का संसार में। चिली एंड पेरू, ये साउथ अमेरिका की कंट्री हैं, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। और ब्राज़ील और बोलीविया जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट लार्जर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। इनके डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक, क्रोमियम और मैग्नीज के, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एफसेटस एंड डायमंड्स। South America also has the largest deposit of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos। एस्बेस्टॉस एक क्या होती है, मिनरल्स है जिससे बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं, आग में नहीं जलते हैं। एस्बेस्टॉस तो इम्पोर्टेंट मिनरल है। एंड डायमंड्स, मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। यहाँ पे पाए जाते हैं मिनरल्स के ऑयल। अफ्रीका को अगर हम देखें, अफ्रीका इज रिच इन मिनरल सोर्सेज। अफ्रीका रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स का अफ्रीका, डिवियर्स कंपनी है वहाँ की, साउथ अफ्रीका की डिवियर्स। गोल्ड एंड प्लेटिनम की, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। जैसे किम्बरले है, डायमंड की खान है साउथ अफ्रीका में, और जोहान्सबर्ग गोल्ड की खान है। किम्बरले एंड जोहान्सबर्ग, किम्बरले डायमंड की खान है, बहुत प्रसिद्ध साउथ अफ्रीका की। अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, अदर मिनरल्स भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, और क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है और बॉक्साइड है। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। जो ऑयल है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में भी तेल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया है वो संसार में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकिल का भी लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, यहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज में धनी है। कालगुरी एंड कूलगार्डी, ये दो खाने हैं वहाँ की माइंस ऑस्ट्रेलिया की। कालगुडी एंड कूलगार्डी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया द ग्रेटर लार्जेस्ट डिपॉजिट। यहाँ पर गोल्ड के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है कालगुडी एंड कूलगार्डी में, जो ऑस्ट्रेलिया की माइंस हैं। अंटार्कटिका को अगर हम देखें, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका की सफिशिएंटली वेल नोन। जो भूगर्भिक स्थिति है, जियोलॉजी अंटार्कटिका की सफिशिएंटली वेल नोन है टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंशन ऑफ वेराइटी। ये एग्जिस्टेंस जो है वहाँ पर एक प्रिडिक्ट किया गया है, अनुमानित जो है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स के डिपॉजिट हैं। सम प्रोबेबली लार्ज, संभवतः कुछ बहुत बड़े। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ, जो इनका साइज डिपॉजिट है। कोल इन द ट्रांसटार्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, जो ईस्ट अंटार्कटिका में है, चार्ल्स माउंटेन, वहाँ पर आयरन के डिपॉजिट हैं, ऐसा फॉरकास्ट, ऐसा अनुमान किया गया। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटी। जो आयरन और है, सिल्वर है एंड ऑयल है, वो भी कॉमर्शियल क्वांटिटी के पर्पज से वहाँ पर ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में अगर देखें, अभी तक हमने वर्ल्ड लेवल में पढ़ा कि कौन सी मिनरल्स कंट्रीज में अवेलेबल है, कौन से कॉन्टिनेंट्स में। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में आयरन अगर हम देखें, इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया में आयरन के हाईएस्ट डिपॉजिट हैं। द मिनरल्स इज फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर हम आयरन की बात करें, यहाँ पर आयरन ओर के हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि
चाइना में और इंडिया में आयरन ओर के ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं और एशिया के और कंट्रीज में। द मिनरल्स जो फाउंड पाए जाते हैं आयरन के, वो झारखंड में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। दूसरा, बॉक्साइट की अगर हम बात करें, बॉक्साइट एक अनदर वैल्यूएबल मिनरल्स है। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया जो इंडिया का है, अगेन झारखंड आता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आते हैं इसमें। माइका को अगर हम देखें, माइका डिपॉजिट मेनली अकर इन झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में इनकी बेल्टें हैं, लोकेशन है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका, इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका मिनरल्स का। संसार में सबसे ज़्यादा यहीं प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट भी भारत ही करता है। कॉपर को अगर हम देखें, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में कॉपर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट में इसकी खाने हैं और राजस्थान में खेतड़ी में कॉपर की माइंस हैं। मैग्नीज, इंडिया मैग्नीज डिपॉजिट जो हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में। ऐसे लाइमस्टोन की अगर हम बात करें, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर, जो जहाँ पर चूना बेसिकली डिपॉजिट हैं, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में। कॉपर के बारे में आप जानते हैं कि वायर बनाई जाती हैं इसकी, और ऐसे मैग्नीज का यूज होता है। माइका का यूज भी कई सारे बैटरीज बनाने में यूज किया जाता है। गोल्ड की अगर हम बात करें, कोलार इन कर्नाटक एज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया, जो गोल्ड है वो कर्नाटक की कोलार खानों से निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड कर्नाटक की कोलार माइंस से ही निकाला जाता है इंडिया में। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट, ये माइंस जो हैं संसार में सबसे डीपेस्ट हैं। विच मेक माइनिंग ऑफ द ओर इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जो हमें ऑब्टेन करना पड़ता है, आइदर हमें क्वेरिंग करनी पड़े, क्वेरिंग तो इसमें हम करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेरिंग में तो क्या करना पड़ता है, हमें खाली डिगिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ये यहाँ से मिनरल्स निकालना, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि बहुत गहराई में पाए जाते हैं। साल्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी, समुद्र से प्राप्त होता है, लेक्स एंड रॉक्स से। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, भारत क्या है, वन ऑफ द यानी संसार के सभी देशों में से एक स्थान रखता है नमक उत्पादन में, और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यूज ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्री, कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स। अदरवाइज हमको अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जम्स, जो जम्स होते हैं यूजली हार्ड होते हैं, रत्न जिसे बोलते हैं जम्स। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी, और आभूषण बनाने में, फिर वेरियस स्टाइल डिजाइनिंग बनाने में इन जम्स का, इन रत्नों का प्रयोग होता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, जो कॉपर है वो भी अदर मेटल्स बनाने में यूज किया जाता है। एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप, कॉइन से लेकर पाइप तक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपर का। यहाँ तक कि गोल्ड को हार्ड बनाने में भी कॉपर का यूज किया जाता है। सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है जिसकी चिप बनती हैं, यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से ऑब्टेन होता है ये, ओर है ये। एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड, जो एल्युमिनियम है हम बॉक्साइड से प्राप्त करते हैं। इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में यूज होता है, और एरोप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर, किचन के खाना पकाने वाले बर्तनों में भी एल्युमिनियम का यूज हमें देखने को मिलता है, जो हमें बॉक्साइड से ऑब्टेन होता है, याद रखिएगा। सिलिकॉन का यूज कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है, और जम्स का यूज, जो रत्न है, रत्न जिसे बोलते हैं, मोती अलग हुए, रत्न अलग हुए, मोती को पर्ल हुआ। इसी तरह अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं इन मिनरल्स को, तो मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल है,
बार बार रिन्यू हम मतलब बार बार हम उसको 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हम उसे बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि हम पेड़ों को बढ़ा सकते हैं या पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं। जो मिनरल्स हैं हम उसको, जिनके जो डिपॉजिट हैं जितने हैं, इट मेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो मिनरल्स हैं उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम लग जाता है। ऑफ फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन आर कंज्यूम दीज मिनरल्स। जो द रेट ऑफ फॉर्मेशन है इज मच स्मॉलर, वो बहुत छोटी है, देन द रेट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। फॉर्मेशन की जो दर है, जो इनके बनने की प्रक्रिया, वो तो बहुत कम है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के इनको कंज्यूम करने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनकी डिमांड ज़्यादा है। और जो इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो हज़ारों साल लग जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो वेस्टेज हो रहा है इन मिनरल्स का उसको हम रिड्यूस करें, कम करें इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। क्योंकि एट द टाइम ऑफ माइनिंग ऑल्सो, जब हम माइनिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, क्वायरिंग करते हैं, तो उन दौरान हम देखते हैं कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स वे अनदर वे, रिसाइकलिंग करना भी एक अनदर वे हो सकता है कंजर्व करने का मिनरल का, इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व, जिससे जो मिनरल्स हैं, नए मिनरल्स हैं, उनको हम कंजर्व कर सकें, और जो पुराने मिनरल्स से हम चीज़ों को बना चुके हम उसको क्या करें, रीयूज करें। इसलिए माना गया कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये 3 प्रोसीजर ऐसे हैं जिससे हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं इजीली। अब हम अगर पावर रिसोर्सेज की बात करें कि पावर रिसोर्स क्या है, सनी की मम्मी जो थी बिगेन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर, अपने दिन की जो शुरुआत करती थी बाय स्विचिंग ऑन, गीजर को स्टार्ट स्विच ऑन करके करती थी। सी आयरन्स, वो क्या करती है, सनी की स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करती है बिफोर वॉकिंग हिम अप, उसको जगाने से पहले, बिफोर वेकिंग हिम अप। सी देन रशेस टू द किचन, तब वो तेज़ी से किचन की ओर दौड़ती है। टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस और इन अ ब्लेंडर, ब्लेंडर में उसके लिए ऑरेंज जूस तैयार करती है। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, सनी क्या तुमने नहा लिया है, फिनिश कर नहा लिया है। कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और ब्रेकफास्ट करो। कॉल्स आउट मदर, मम्मी चिल्लाती है। वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, जब वो अपने बेटे सनी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, किस में, ऑन गैस स्टोव फॉर सनी। वाइल गोइंग टू स्कूल, जब सनी स्कूल जाता है, वाइल फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन, वो ये भूल जाता है कि उसे अपने कमरे की फैन और लाइट को ऑफ करना है। व्हेन मदर स्विच ऑफ देम ऑफ, जब मम्मी उसकी स्विच ऑफ करती है, सी थिंक्स, वो सोचती है, दैट लाइफ इन द सिटीज में बी मोर कंफर्टेबल, जो लाइफ है सिटी में वो मोर कंफर्टेबल है, बट इट डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किन पे निर्भर है, इन गैजेट्स पर। जैसे हम देखते हैं एलईडी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है या ब्लेंडर है, और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रन अप होती हैं। गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी, जो सभी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। हैज़ लेट ए वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, इसमें भी क्या है, एक वाइड गैप है, यानी कि जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हो पा रही है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखें, द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट, आज देखें तेज़ी से जीवन स्तर जो है, लाइफ है लोगों की, वो चेंज हो रही है, मॉडर्न लाइफ हो रही है। तो मॉडर्न लाइफ में पीपल क्या कर रहा है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और वेस्टेज भी ज़्यादा करता जा रहा है, यानी कि हमारी सप्लाई उस अकॉर्डिंग नहीं है जितना हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। पावर और एनर्जी प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, जो तेज़ी से लाइफ बदल रही है फास्ट, उसका और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम साइंस में हैं, तो कहीं ना कहीं हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पावर और एनर्जी प्ले, जो पावर एनर्जी या एनर्जी है वो एक वाइटल रोल निभाती है हमारी लाइफ में। वी ऑल्सो नीड पावर, हमें जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आजकल जो ट्रेन चलती हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन से चलती हैं,
कम्युनिकेशंस के लिए और डिफेंसेस के लिए। पावर रिसोर्स में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज, जो पावर रिसोर्स है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के में हम वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बैडली कैरेक्टराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हम क्लासीफाइड कर सकते हैं इन एनर्जी को। कन्वेंशनल, जिसे हम एक दूसरा नाम इसके लिए हम बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कन्वेंशनल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। कन्वेंशनल जो है सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो कॉमन यूज है लंबे टाइम से हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में, जैसे फायरवुड है, लकड़ियाँ हैं, फॉसिल फ्यूल है, कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। आर टू मेन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो रिप्लेनिशेबल नहीं है, जो एग्जॉस्टेबल है, दोबारा रिप्लेनिश यानी दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। एक और जो एग्जॉस्टेबल है यानी आफ्टर यूजिंग इट, एक बार यूज करने के बाद हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसकी को हम दैट इज वाई हम उसको एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। फायरवुड की अगर हम बात करें, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग और हीटिंग, आग सेकने के लिए और कुकिंग के लिए हम फायरवुड इस्तेमाल करते आ रहे हैं अर्ली पीरियड से। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी, आज भी हम देखते हैं 50% जो एनर्जी है वो विलेज से कम फ्रॉम फायरवुड, वो लकड़ियों पर ही उनकी जो लाइफ है आज की डेट में हम देखते हैं उन पर टिकी हुई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम देखें जो एडवांटेज हैं ऑयल के, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकों के द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम ऑयल को, और बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। इसके जो डिसएडवांटेज है, जहाँ हम इजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डिफ्लेशन ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्लेशन होगा ड्यू टू ऑयल स्प्लिज, ऑयल के स्प्लेज से यानी लीक होने से, गैस लीकेज, और गैस भी कभी कभी लीक होती है। पॉल्यूशन रिलीज कॉज एसिड रेन, और इससे क्या होता है, पॉल्यूशन हो सकता है रिलीज और एसिड रेन होती है। न्यू फ्यूल इज़ नॉट, और एक्सप्लोरेशन करना न्यू फ्यूल का एक इजी नहीं है। जबकि नेचुरल गैस के फ़ायदे क्या हैं, ऑयल के हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। एडवांटेज देखें हम नेचुरल गैस जो हम यूज़ करते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, टैंक से ज़्यादा इजी माना जाता है। क्लीनर्स देन ऑयल एंड, और ऑयल और कोल के मुकाबले ज़्यादा क्लीनर है। चीफर देन ऑयल, और ऑयल से ज़्यादा चीफर माना जाता है। अगर हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखें, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल हैं। फायरवुड है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लेट अस स्टार्ट। ईजी एक्सेस है, जैसे गांव में जंगलों में आसानी से पहुंच सकते हैं, वो सूखी लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीपल को एनर्जी प्रोवाइड करता है खाना पकाने के लिए। इसके डिसएडवांटेज भी हैं फायरवुड के। कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जो कलेक्शन करना है लकड़ी का उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, यानी टाइम वेस्ट हो जाता है। और दूसरा ये पॉल्यूशन करता है, लकड़ियाँ जलाने से पॉल्यूशन होता है, धुआं शरीर के अंदर जाता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर प्रभाव डालता है। और डिफॉरेस्टेशन, और अगर हम रोज ऐसे लकड़ियाँ लेते रहे कंटिन्यूसली तो डिफॉरेस्टेशन होता है, लोग पेड़ों को काटते हैं। इसी तरह से अगर हम कोल की बात करें, कोल के जो एडवांटेज है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है ये ज़्यादा मात्रा में अंदर, जो ज़मीन के अंदर एक्सटेंसिवली अवेलेबल। इफिशिएंट कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी कंजर्व कर सकते हैं हम इससे। डिसएडवांटेज कैसे, पॉल्यूशन होता है, और बल्कि जो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत भारी होता है, बहुत बल्कि है ये। ऐसे ही आइडल पावर के अगर हम एडवांटेज और ये सारे हम पढ़ रहे हैं, दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स माने जाएंगे, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं और रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। रिन्यू और रिप्लेनिश एक ही हुआ, और आफ्टर यूजिंग इट ये क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नंबर तीसरी सबसे बात है, ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं बेटा। आइडल पावर की अगर हम एडवांटेज देखें, नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन नहीं होता है। प्रमोट इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और चीप, सस्ता है ये। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, जो लोग, अगर हमें किसी जगह पर बिजली हमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें वहाँ डैम बनाना पड़ेगा, तो अगर हम डैम बनाए तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पर। दूसरा, जो वहाँ कम्युनिटी है
जो सदियों से वहाँ रहती है उनको वहाँ से दूसरी जगह हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो किसी भी कम्युनिटी को वहाँ से डिस्प्लेस करने पर गवर्नमेंट को एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपिटल, और दूसरा वहाँ जो उनकी संस्कृति है, कल्चर है, जो उनका कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो उनके फेट्स हैं, वहाँ पर उस जगह से उनको दूसरी जगह डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इनंडेड लो लेइंग रीजन्स में एक्सपेंसिव टू सेटअप्स, और एक डैम सेटअप करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसमें बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इन द सेम वे रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल को अगर हम देखें, जो रिमेन्स हैं प्लांट एंड एनिमल्स के, विच वेर बरीड अंडर द अर्थ, जो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर बरीड थे, गॉट कन्वर्टेड बाय हीट, जो हीट से क्या हुए, कन्वर्ट हुए, एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में क्या हुए, प्रेशर बन गया, दबाव बन गया ज़्यादा हीट से, यानी कि ज़्यादा गर्मी से और ज़्यादा दबाव से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। जो बहुत सारे पहले प्लांट, यानी कहते हैं कि टेरिडोफाइडा नाम के पेड़ हुआ करते थे, जो अर्थ के अंदर हीट के द्वारा प्रेशर से कोल में कन्वर्ट हो गए, जो आज हम निकालते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, जो सड़े गले अवशेषों से बनता है, जैसे पौधों से और जानवरों के अवशेष से जो बनते हैं, उन्हीं को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जो अर्थ के अंदर प्रेशर से और हीट से एनिमल और प्लांट दब के ऑयल में कन्वर्ट हो गए, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म जिसे बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, और तो लेकिन इसमें क्या है कि जो इनके रिजर्व्स हैं, भंडार हैं, वो सीमित मात्रा में है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसा कि हम देख रहे हैं जो दर है पॉपुलेशन की बढ़ने की, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इनको कंज्यूम करते जा रही है, इज़ फार ग्रेटर देन द रेट, और इनके जो फॉर्मेशन, इनके बनने की प्रक्रिया है, उससे कई ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनको यूटिलाइज कर रही है, कंज्यूम कर रही है। इनकी जो रेट है वो उससे कई ज़्यादा गुना है, और जो इनके बनने की प्रोसीजर है वो बहुत धीमी है उनकी, इसके कंपेरिजन में जितना वो कंज्यूम कर रही है पॉपुलेशन। सो दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट द साइंटिस्ट एस्टिमेट विद इन अ फ्यू ईयर दी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी exhausted if the people will not consume it in a systematic way। कोल की अगर हम बात करें, जो कोयला है, दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल माना जाता है। इट इज यूज एट डोमेस्टिक फ्यूल, ये डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है, घरेलू जिसे हम घर में यूज करते हैं। इन इंडस्ट्रीज में भी सच एज आयरन एंड स्टील स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पादन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से निकाली जाती है उसी को थर्मल पावर बोलते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग, कोल के बारे में हमने क्या बोला था, डिसएडवांटेज की ये बहुत बल्कि होता है, बहुत भारी होता है ट्रांसपोर्ट में, इधर से उधर ले जाने में। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे, जो कोल हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनने में मिलियंस ईयर लग गए। When giant ferns and swamps got, जब giant फर्न जो थे पेड़, बहुत बड़े बड़े फर्न के पेड़, स्वैम वो हो गए और बरीड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर लेयर में दब गए। कोल इज देयरफॉर रिफर्स टू एज बरीड सनशाइन, इसलिए इसको बरीड सनशाइन भी बोलते हैं, जो दफन कर दिया। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के, चाइना सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, जो इंडिया के कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, रानीगंज और जारिया। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, जारिया झारखंड में है, धनबाद भी झारखंड में है, और बोकारो भी इन झारखंड। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट द पेट्रोलियम, वी नो कि ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोल दैट कीप योर कार रनिंग, जो आपकी कार को एक रनिंग स्टेज में लाता है। एज वेल एज द ऑयल दैट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्क्विंग, जो आपकी साइकिल है उसको स्क्विकिंग करता है। बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, जो बोथ है बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड, क्या है, एक थिक बहुत घनी ब्लैक लिक्विड है जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स की लेयर के बीच में पाया जाता है। एंड ड्रिल्ड, और कैसे ड्रिल किया जाता है, फ्रॉम ऑयल फील्ड्स के द्वारा, ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड ऑफ शोर में पाए जाते हैं जो, एंड कोस्टल एरियाज में, तट वाले इलाकों में। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरी, और तब इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और कई वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस होते हैं, लाइक डीजल्स,
पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट। और कई सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से निकलते हैं, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल, केरोसिन मिट्टी का तेल, वैक्स मोम है, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट है, जैसे ग्रीस वगैरह लुब्रिकेंट बनाए जाते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल सुना होगा आपने। पेट्रोलियम एंड इस डिराइवेटाइज आर कॉल्ड, ब्लैक गोल्ड में माना जाता है पेट्रोलियम को। इट दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ये बहुत ही काला सोना बोलते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी, जो हमारी गाड़ियों को चला रहा है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री आर ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। ये जो ऐसे चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कंट्रीज है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में, इंडिया डिगबोई असम में है, बम्बई हाईवे एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा और गोदावरी के रिवर में भी बहुत सारा पेट्रोलियम निकाला जाता है। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही पाया जाता है। एंड इट रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉड, और जब क्रूड ऑयल लिया जाता है तब इसको रिलीज किया जाता है टू द सरफेस में। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक, घर में जो हम गैस में यूज करते हैं नेचुरल गैस है, और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी, इंडस्ट्री में फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में जैसलमेर है, राजस्थान में कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर जो है समुद्र का उथला हुआ जहाँ जल है। मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज के जहाँ पर डिपॉजिट है। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व फॉर देम। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट मात्रा में नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं अपने लिए। द शार्प इंक्रीज इन अवर कंजप्शन, अगर हम शार्प इंक्रीज देखें, इसका जो कंजप्शन है फॉसिल फ्यूल का, डिफ्लेशन लाया है, तेज़ी से कमी आती जा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी पॉपुलेशन की बढ़ गई है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं या अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक अलार्मिंग रेट में एक संकेत दे रहा है, अलार्म दे रहा है। टॉक्सिक पॉल्यूशन, जो जहरीले पॉल्यूशन है रिलीज होते हैं इसको जलाने से। बर्निंग दिस फ्यूल आर ऑल्सो कॉज फॉर कैंसर, भी एक चिंता का विषय है। अनचेक्ड, अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसे हम रोक नहीं रहे हैं, इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप, एक अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप की तरह है, जो क्या है, विच विल बी इवेंचुअली रन ड्राई, जो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इससे क्या होगा, जो बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी है दैट आर क्लियर अल्टरनेटिव, फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव के रूप में मुझे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जियोथर्मल है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ये पॉल्यूशन फ्री भी है और उतने कॉस्टली भी नहीं है। तो अल्टरनेटिव रूप में अगर हमें इन्हें नेचुरल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बचाना है, तो हमको इसके नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो रिसाइकिल हो सकते हैं, जो पॉल्यूशन फ्री हैं, जो रिप्लेनिश हो सकते हैं, उनको यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ यूजिंग दिस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइडल पावर अगर हम देखें, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स, जो रेन वाटर है या नदी का पानी है वो डैम्स में स्टोर किया जाता है। इज मेड फॉल फ्रॉम हाइट, जिसमें डैम्स में जो पानी होता है वो हाइट से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लो, जो बहता हुआ पानी है, फ्लो दो पाइप्स, वो पाइप के द्वारा इनसाइड द डैम्स में आता है, एंड ओवर टर्बाइन ब्लेड्स, और किसके ऊपर डाला जाता है, टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर, एट द बॉटम ऑफ द डैम। द मूविंग ब्लेड, तब इसके जो टर्बाइंस हैं वो पंखे घूमते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी कि यहाँ से पानी जो जनरेट कर रहे हैं उसको टर्बाइन फैनों में, ही ये टर्बाइन दिख रहा है, इसमें अगर हम पानी फेंकेंगे फ्लो के द्वारा तो क्या करेगा, तेजी से घूमेगा, और घूमने से इसमें वेव्स क्रिएट होंगी, उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। मूव्स ब्लेड, जो होती हैं ब्लेड है घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर डिस्चार्ज, और इसके बाद जो पानी होता है डिस्चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है वो पानी। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, जो 1/4 दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी हाइडल पावर से प्रोड्यूस की जाती है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर जो संसार में है वर्ल्ड के, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, और इसके अलावा चाइना एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट
आइडल पावर स्टेशन जो भारत में है वो भागला नागल है सतलज नदी पर, गांधी सागर है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो भारत का सबसे पहला वैली प्रोजेक्ट माना जाता है 1948 का। अब अभी हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, जो कन्वेंशनल सोर्स जिसको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, जो पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, जो रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते हैं, जो एग्जॉस्टेबल है, जो पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल को बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें अंतर है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। ज़्यादा फॉसिल फ्यूल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है मैंने बताया था, कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल है, ठीक है, और कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल है। इट इज एस्टिमेट दैट इफ द प्रेजेंट रेट, अगर वर्तमान में जिस हिसाब से हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो जो रिजर्व है फ्यूल का वो एग्जॉस्टेड नष्ट हो जाएगा। मोर एवर देयर यूज ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंट, और इसके कंटिन्यूसली यूज से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी। जैसे हम देखें, हमें नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल जिसे हम बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोलते हैं, कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, ये लिखिएगा आप। सोर्स विच सच एज सोलर एनर्जी है हमारा, ये पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं, पॉल्यूशन फ्री है, रिप्लेनिशेबल हैं और नॉन एग्जॉस्टेबल है। रिन्यूएबल विच आर रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, सन हीट जो सूर्य की गर्मी है, एंड लाइट एनर्जी है, कैन बी फेल्ड बाय अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज, जो सोलर एनर्जी है ट्रैप्ड, वो सन से ट्रैप की जाती है, कैन बी यूज, वो इस्तेमाल की जाती है, कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मैनी ऑफ दिस सेल आर जॉइन इनटू सोलर पैनल, इसमें बहुत सारे जो सेल्स हैं वो सोलर पैनल से जुड़े होते हैं। जनरेट पावर फॉर हीटिंग, हीटिंग के लिए और लाइटिंग प्रपोज करने के लिए पर्पज से। जो टेक्नोलॉजी है यूटिलाइजिंग करने की सोलर एनर्जी को, ये बेनिफिट कर रही है लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री में। सड़कों के किनारे भी जो पोल्स होते हैं वहाँ भी सोलर एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं रात को पोल लाइट्स के लिए। एंड दे आर ब्लेस्ड विद एबंडेंस सन, क्योंकि सन तो सभी जगह अवेलेबल है और पॉल्यूशन फ्री भी है और रिप्लेनिशेबल भी है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर के रूप में भी यूज करते हैं हम, सोलर कुकर के रूप में, खाना पकाने के रूप में, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग के लिए एंड ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी। जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं रात को आपने देखा होगा सड़कों पर लगे होते इंडिकेटर के रूप में, वो भी सोलर के द्वारा चार्ज होकर रात को जलते हैं, जो इंडिकेटर का काम करते हैं। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें, विंड इज एन इनएग्जॉस्टेबल है, ये बार बार हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग, जो विंड मिल है वो ग्रेन्स अनाज को ग्राइंडिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, अनाज कूटने के लिए। एंड लिफ्टिंग वाटर, और पानी को लिफ्ट करने के लिए। सिंस टाइम इमेमोरियल, मॉडर्न टाइम में हम देख रहे हैं जो विंड मिल्स हैं हाई स्पीड विंड रोटेट करते हैं, और विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर, और जो विंड मिल है जो जनरेटर से कनेक्ट होती हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड, जो विंड फार्म होते हैं वहाँ पर ऐसे विंड मिल का क्लस्टर यानी झुंड होता है। विंड मिल आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, विंड मिल कोस्टल रीजन में लोकेटेड है, एंड इन माउंटेन पासेस में वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लो। विंड फार्म्स होते हैं आर फाउंड इन नीदरलैंड में, जर्मनी में और डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन में नोट किए गए, जहां पर विंड एनर्जी का ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर अगर हम देखें, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी
एनर्जी से ऑब्टेन की जाती है, स्टोर इन न्यूक्लियर के रूप में एटम से निकलती है, और नेचुरली ओकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं लाइक यूरेनियम और थोरियम के बारे में आपने सुना होगा, दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन्स के अंदर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में समाहित होती है और इमिट पावर जनरेट करती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूस ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया में राजस्थान और झारखंड में ज़्यादा डिपोजिट है यूरेनियम के, और लद्दाख में भी है लेकिन वहाँ यूटिलाइज नहीं किया गया है टेक्नोलॉजी ना होने के कारण। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट सैंड। केरल की मोनोजाइट सैंड से थोरियम नाम की मिनरल्स निकाली जाती है। थोरियम एक बहुत ही वैल्यूएबल है जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज होती है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो इंडिया में है आज लोकेटेड इन कलपक्कम, तमिलनाडु में है कलपक्कम, और तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटक। इन जगहों पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए हैं गवर्नमेंट ने। इस तरह से इसमें फोटो फिगर दिखाया गया है। न्यूक्लियर पावर कैसे जनरेट हो रही है देखिए, जो हॉट वाटर है यहाँ से इधर जा रहा है और स्टीम पैदा हो रही है इससे, और स्टीम्स के द्वारा जो टरबाइन है मूव हो रहे हैं, और ये जनरेटर जब चला रहे हैं, जनरेटर ये स्टीम्स के द्वारा फिर ये जनरेट होके इसमें एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, और इस जनरेटर से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी। अब लेटर वी स्टडी और जियोथर्मल एनर्जी जो है, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। जो टेम्परेचर है इंटीरियर भाग में अर्थ के अंदर राइज बढ़ता है स्टेडली एज, जैसे हम गहराई में जाते हैं। समटाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ, कभी कभी क्या होता है जो हीट एनर्जी होती है में सरफेस इटसेल्फ ऊपर आ जाता है, सरफेस इन द फॉर्म हॉट स्प्रिंग, एक गर्म झरने के रूप में कभी कभी ये गर्म पानी ऊपर आ जाता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज, ये हीट एनर्जी जनरेट पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो जियोथर्मल एनर्जी है वो गर्म झरनों के रूप में हैज बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है फोटोग्राफ में जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ से गर्म पानी का स्रोत निकला जमीन के अंदर से। जियोथर्मल एनर्जी मणिकरण हिमाचल प्रदेश में यूज किया जा रहा है इस तरीके से। कुकिंग फूड वेल, खाना भी बनाया जाता है जियोथर्मल एनर्जी की मदद से। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो नेचुरल क्रैक्स है ज़मीन के अंदर से, जब क्रैक हो जाएगा इस तरह से और ज़मीन के अंदर का गर्म पानी स्ट्रीम ये एक फाउंटेन फव्वारे के रूप में ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर से यही पानी जो ऊपर आ रहा है उसमें अगर हम ये वेल लगा के इसको कनेक्टेड करें टरबाइन चलाने के लिए और जनरेट करें जनरेटर के द्वारा, तो एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। यह यूएसए है द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर हम देखते हैं प्लांट, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका में। इंडिया में गवर्नमेंट जो जियोथर्मल प्लांट्स हैं आर लोकेटेड इन मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली इन लद्दाख, लद्दाख में पूगा वैली में भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। टीडल एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स, जो टाइड्स यानी जो ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स आते हैं, टीडल एनर्जी कहा जाता है उन्हें। टीडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम, डैम्स को बना के और नैरो ओपनिंग ऑफ सी करके बनाई जा सकती है। ड्यूरिंग हाई टाइड के दौरान जो एनर्जी होती है अब टाइड इज यूज टू टर्न, उसको टाइड का इस्तेमाल टरबाइन को टर्न करने के लिए किया जाता है और इंस्टॉल इन डैम, और डैम में इंस्टॉल की जाती है, भरी जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में इन इंडिया में यूज टीडल बोर्ड भी है वहाँ पर कांडला, जहाँ पर बहुत जैसे टाइड्स आते हैं। लो टीडल एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इस फिगर में जनरेटर है जो ये, और टरबाइंस दिखाया गया है, यहाँ लो टाइड है और यहाँ हाई टाइड से कैसे एनर्जी को फिर इसमें लो टाइड और हाई टाइड से एनर्जी को कंजर्व किया जा रहा है। अगर हम बायोगैस की बात करें, जो बायोगैस है ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जैसे वेजिटेबल के पील्स हैं या फ्रूट्स के पील्स हैं, जैसे डेड प्लांट्स हैं, और एनिमल मटेरियल्स के या जानवरों के डंक से, गोबर से, किचन वेस्ट से जो हम सब्जियों का वेस्ट होता है, गैसेस फ्यूल बोल सकते हैं जिसको बायोगैस बोलते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज, ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज किया जाता है बाय बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस डाइजेस्टेड टू इमिट बायोगैस विच इज इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, जो मीथेन का मिक्सचर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का।
बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। जो बायोगैस है वो एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटिंग गैस का। प्रोड्यूस जो ह्यूज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस, इससे हम ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है फर्टिलाइज़र के मुकाबले में। एनर्जी एवरीवेयर हम देखते हैं, बट वी कैन सी, हम ये देखते हैं कि हार्सनिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफ़िकल्ट। ये एनर्जी जो भी है बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत डिफ़िकल्ट है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग। हम क्या कर सकते हैं, इसको वेस्ट ना करके, कंज्यूम करके एनर्जी सेव कर सकते हैं। इज एनर्जी जनरेट कहा जाता है। जो एनर्जी काफ़ी कॉस्टली है जिसको प्रोड्यूस करना, उसके लिए पीपल क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं और इसके बदले दूसरे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जनरेट नाउ मेक ए ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। इसके लिए हम एक अच्छा, एक ब्राइट फ्यूचर हम तलाश कर सकते हैं एनर्जी के लिए। इसमें हम देख रहे हैं एक गैस टैंक्स बना हुआ है और जो भी हम इसमें जो डाल रहे हैं मैन्योर फर्टिलाइजर, आउटलेट आ रहा है जो इसमें स्लरी डाला जाता है, इसमें सब्जियों के पील्स को या अदर एनिमल हो इसके या प्लांट्स के डिकेइंग को इसमें गैस टैंक में, इसके बाद इसमें मैन्योर वो करके सॉइल का फर्टिलाइजर और आउटलेट इसका निकलता है। इस तरह से बायोगैस बनती है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। थैंक यू।